नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम यहां मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक टोटल 10 चैप्टर का 3 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है और ये 10th चैप्टर का ये आज लास्टवा पार्ट है। ठीक है, लास्टवा टॉपिक है। ठीक है, गुजरात से हम लोग का बचा था, यहीं से पढ़ेंगे और अंत तक आज कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में ये जो चैप्टर नंबर 10 है प्रांतीय राज्य, इसे पूरा किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और जितने भी नए यूज़र्स हैं आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। ठीक है, ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गुजरात। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने राजा कर्ण को पराजित कर 1297 ईस्वी में गुजरात को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया। ठीक है, 1391 ईस्वी में जफर खां को मोहम्मद शाह तुगलक ने गुजरात का सूबेदार बनाया, जो कि दिल्ली के सुल्तान द्वारा नियुक्त गुजरात का अंतिम सूबेदार भी था। ठीक है, आगे देखते हैं। दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण के कारण सुल्तान सर्वप्रथम गुजरात ही आया था, जहां जफर खां ने उसका स्वागत नहीं किया, अतः वह मालवा भाग गया। जफर खां ने अपने पुत्र ताता रखा को नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह की पदवी देकर 1401 ईस्वी में सुल्तान बनाया, लेकिन 1407 ईस्वी में जफर खान ने अपने पुत्र को जहर दे दिया और सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि के साथ स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। परंतु शीघ्र ही उसके पौत्र अल्प खां ने उसे जहर दे दिया और अहमद शाह के नाम से सुल्तान बना लिया। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। अहमद शाह प्रथम 1411 ईस्वी से 1442 ईस्वी तक गुजरात राज्य का यह वास्तविक संस्थापक था। इसने 1413 ईस्वी में असावल के पास अहमदाबाद नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले राजधानी पाटन थी। अबुल फजल ने अहमदाबाद का वर्णन एक आदर्श नगर के रूप में किया है। फिरोज शाह बहमनी अहमद शाह का अत्यंत करीबी मित्र था। सर्वप्रथम अहमद शाह ने ही गुजरात में जजिया लगाया। अहमद शाह ने यहाँ जमा मस्जिद एवं 3 दरवाज़ा का निर्माण करवाया। मणिकचंद एवं मोतीचंद उसके मंत्रियों में थे। बताया जाता है कि सुल्तान के लिए एक उपयुक्त हिंदू पत्नी खोजने के लिए उसने एक ब्राह्मण नियुक्त किया था। संभवतः अहमद ने ही सिद्धपुर के मंदिरों को ध्वस्त किया था। अहमद शाह स्वयं साहित्यिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। उसे सुल्तानों के विद्वान तथा विद्वानों का सुल्तान कहा गया था। उसने बुरहानुद्दीन कुतुबे आलम की प्रशंसा में एक प्रशस्ति की रचना की थी। आगे देखते हैं। मोहम्मद शाह द्वितीय, यहाँ से पढ़ेंगे। 1442 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक उपाधि जो थी वो करीम अर्थात दयालु की थी। जरबख्श अर्थात स्वर्ण दान करने वाले का था। मोहम्मद शाह द्वितीय के पश्चात अहमद शाह द्वितीय 1451 ईस्वी से 1458 ईस्वी एवं दाऊद शाह जो है 1458 ईस्वी में सुल्तान बने। ठीक है। महमूद बेगड़ा, ध्यान से देखिएगा, महमूद बेगड़ा 1458 ईस्वी से 1511 ईस्वी तक। इसका मूल नाम जो था वो फतेह खां था। मकबरा जो है वो सरखेज में स्थित है, सरखेज। ठीक है। इस वंश का और गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा हुआ। बारबोसा ने उसे 20 पुरुष कहा है। उसकी मूछें गाय जैसी बेगड़ थी, इसलिए वह बेगड़ कहलाया। ठीक है।
वहीं अन्य इतिहासकारों के अनुसार महमूद बेगड़ा ने 2 गढ़ों चंपानेर एवं गिरनार जिसे जूनागढ़ जीता था, इसलिए बेगड़ा कहलाया। ठीक है। महमूद अपने पेटूपन के लिए भी प्रसिद्ध था। मुस्तफ़ाबाद या महमूदाबाद नगर की स्थापना उसने गिरनार पहाड़ियों की गोद में किया। मुस्तफ़ाबाद गुजरात की दूसरी राजधानी बनी। महमूद बेगड़ा ने मिस्र के शासक कनसवा अल गोरी से एक जलबेड़ा प्राप्त किया था। उसने मिस्र के शासक की सहायता से पुर्तगालियों के विरुद्ध 1509 ईस्वी में युद्ध किया, हालांकि वह सफल नहीं रहा। महमूद ने पुर्तगालियों को दीव में फैक्ट्री खोलने हेतु भूमि दी। उदयराज उसका दरबारी कवि था, जिसने महमूद चरित्र का लेखन किया। मीरात-ए-सिकंदरी में महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का अच्छा विवरण मिलता है। महमूद बेगड़ा ने बाग-ए-फिरदौस की स्थापना की थी, परंतु बेगड़ा एक धर्मांध सुल्तान था। उसने भी गुजरात में जजिया कर लगाया। चंपानेर के पास महमूद ने मुहम्मदाबाद नगर बसाया और उसे अपना प्रमुख निवास स्थान बनाया। आगे देखते हैं। बार्थेमा ने महमूद बेगड़ा की कीर्ति को यूरोप में फैलाया। महमूद बेगड़ा ने एक ब्राह्मण मलिक गोपी को अपना मंत्री मतलब मुख्यमंत्री ठीक है मुख्यमंत्री बनाया। बहादुर शाह 1526 ईस्वी में सर्वप्रथम मालवा की गद्दी पर बैठा। तदुपरांत वह जौनपुर चला गया और वहां जाकर राज्य करने लगा। अपने पिता मुजफ्फर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद 1526 ईस्वी के अंत में वह गुजरात का शासक बना। वह लगभग हुमायूं की उम्र का था। उसने इब्राहिम लोदी एवं बाबर से बारी-बारी संबंध बनाने की कोशिश की थी। पानीपत की लड़ाई के पश्चात कुछ अफगानों ने उससे जौनपुर की गद्दी संभालने की प्रार्थना की थी। आगे गुजरात समस्त मुगल विद्रोही मिर्जाओं की शरण स्थली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। बहादुर शाह ने 1531 से 32 ईस्वी में मालवा जीता तथा 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। बहादुर शाह ने 1528 ईस्वी में अहमदनगर को जीत लिया और यहाँ अपने नाम के खुतबा पढ़वाया। उसने 2 रूमी उस्ताद तोपचियों अमीर मुस्तफ़ा एवं रूमी खां और ख्वाजा जफ़र या सालमनी की सेवाएं प्राप्त की थीं। हुमायूं ने 1535 ईस्वी में गुजरात बहादुर शाह से जीत लिया, परंतु शीघ्र ही यह प्रांत उसके हाथ से निकल गया। बहादुर शाह पुर्तगाली गवर्नर नूनो दा कुन्हा से समझौता वार्ता करने हेतु जहाज पर गया। यही 1537 ईस्वी में एक विवाद में वह समुद्र में डूबोकर पुर्तगालियों द्वारा मार डाला गया। अंत में 1572 ईस्वी से 73 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। आगे देखते हैं बंगाल। ठीक है, आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वॉइस जो है बहुत स्लो है तो प्लीज़ आप लोग अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाके स्पीड प्ले बटन के जो सेटिंग के मेन्यू है उसमें 1.5 से लेकर 2.0 के बीच में कर लें। ठीक है, आप अपने मेरे वॉइस को जो है अपने अनुसार कर लें ताकि आपका टाइम भी बचेगा। वीडियो कम समय में आप लोग पूरा भी कर लेंगे। आपको आवाज़ जो है स्पष्ट रूप से समझ में भी आएगा, अगर लगता है धीरे है तो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बंगाल।
तुर्क लोग बंगाल को सभी सुख सुविधाओं से संपन्न एक परिपूर्ण नरक की संज्ञा देते थे। ठीक है, आगे बंगाल पूरे सल्तनत काल में विद्रोहियों का केंद्र स्थल थी। सर्वप्रथम मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कराया। बलबन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बुगरा खां सुल्तान नासिरुद्दीन की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान बना। बंगाल खिलजी साम्राज्य का कभी अंग नहीं रहा। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान कर बंगाल का विभाजन दो हिस्सों में कर दिया। उसने उत्तरी बंगाल को नासिरुद्दीन को दे दिया, जिसकी राजधानी लखनऊ थी। दक्षिणी एवं पूर्वी बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। 1330 ईस्वी से 31 ईस्वी में गयासुद्दीन बहादुर ने यहाँ विद्रोह कर दिया। अतः मोहम्मद बिन तुगलक ने संपूर्ण बंगाल को दिल्ली सल्तनत में यहाँ से पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। उसने बंगाल का विभाजन दो प्रांतों में कर दिया और उसके मुख्यालय सोनार गांव यानी ढाका एवं लखनऊ बनाया। परंतु उसी के काल में 1337 ईस्वी से 38 ईस्वी में बंगाल फ़खरुद्दीन मुबारक शाह के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। सोनार गांव पर फ़खरुद्दीन का जबकि लखनऊ पर हाजी इलियास का नियंत्रण था। 1345 ईस्वी से 46 ईस्वी में शमशुद्दीन इलियास शाह ने संपूर्ण बंगाल पर अधिकार कर लिया। वह बंगाल के इलियास वंश का संस्थापक था। 1357 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सिकंदर इलियास 1357 से 1300 यहाँ पे थोड़ा डेट गलत दिया है, ठीक है, 57 से 59 होना चाहिए, 59, ठीक है, 1357 से 1359 अगला सुल्तान बना। फिरोज तुगलक ने 2 बार बंगाल अभियान किया और बंगाल की राजधानी पांडुआ पर कब्जा भी कर लिया, परंतु अंततः वह असफल रहा। अंत में इलियास खां ने फिरोज की मैत्री संधि हुई और कोसी नदी को दोनों राज्यों के बीच की सीमा मान लिया गया। सिकंदर ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। सिकंदर के पश्चात गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी में बंगाल का सुल्तान बना। इलियास व वंश का सबसे मशहूर सुल्तान हुआ। वह अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। मशहूर फ़ारसी शायर सिराज का हाफिज उसका मित्र था। उसने 1409 ईस्वी में चीन में दूतमंडल भेजा था। चीन के सम्राट ने उससे प्रार्थना की थी कि वह कुछ बौद्ध भिक्षुक चीन भेजे। अतः सुल्तान ने चीन के सम्राट की यह मांग पूरी की। उसका उत्तराधिकारी सुल्तान सैफुद्दीन था, जिसने चीन के सम्राट को एक स्वर्ण पट्टिका वाला पत्र तथा एक जिराफ भेजा। 1415 ईस्वी में दनुजमर्दन उपाधि धारक राजा गणेश बंगाल का शासक बना। राजा गणेश को मुसलमान इतिहासकारों ने केस कहा है। नसीरुद्दीन महमूद शाह 1442 ईस्वी से 1458 ईस्वी ने बंगाल में इलियास वंश की पुनर्स्थापना किया। उसके वंश का अगला शासक रुकनुद्दीन बारबक शाह था। ठीक है, रुकनुद्दीन बारबक शाह था। आगे देखते हैं बारबक शाह 1459 से 1474 ईस्वी। बारबक शाह एक शतगुणी और कानून को मानने वाला शासक था। फरिश्ता के अनुसार वह हिंदुस्तान का पहला सुल्तान था जिसने भारी संख्या में अबिसिनियाई दासों की नियुक्ति की थी। बारबक शाह स्वयं में विद्वान था। उसने मालाधर बसु जिसने 1473 ईस्वी में श्री कृष्ण विजय लिखना प्रारंभ किया था को गुणराज खां की उपाधि प्रदान की। बारबक शाह ने कृतिवास जिसके द्वारा
अनुदित बंगला रामायण को बंगला की बाइबिल कहा जाता है, को भी संरक्षण दिया था। जलालुद्दीन फतेह शाह 1481 से 87 ईस्वी में इलियास शाही वंश का अंतिम शासक था। आगे अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 ईस्वी से 1518 ईस्वी, ठीक है। उपाधि जो थी वो जगत भूषण का था। खलीफतुल्ला था उपाधि था। नृपति तिलक था उपाधि। हिंदू लोग हुसैन शाह को कृष्ण का अवतार कहते थे। वह चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। उसने चैतन्य का बहुत सम्मान किया था। हुसैन शाह बंगाल में हुसैन वंश का संस्थापक था। उसके द्वारा स्थापित राजवंश शेर शाह के उदय तक चलता रहा। बाबर ने हुसैन शाह को सैयद बताया था। अलाउद्दीन हुसैन शाह को सिकंदर लोदी से युद्ध करना पड़ा क्योंकि उसने जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को बंगाल में शरण दी थी। हुसैन शाह ने बंगाल में सत्यवीर या सतदीरे आंदोलन चलाया था। हुसैन शाह एवं नुसरत शाह के संरक्षण में मालाधर वसु ने भगवत गीता का श्री कृष्ण विजय के नाम से बंगला अनुवाद पूर्ण किया था। मालाधर वसु के पुत्र को सत्यराज खान की उपाधि मिली थी। अलाउद्दीन हुसैन शाह का शासन बंगला भाषा के विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल था। हुसैन शाह के सेनापति परागल खां ने महाभारत का बंगला में अनुवाद कविंद्र परमेश्वर से करवाया। रूपा एवं सनातन नामक हिंदू उसके निजी सचिव थे। स्वरूप गोस्वामी विदंध माधव एवं ललित माधव के लेखक थे। अहोमों का समर्थन पाकर अलाउद्दीन हुसैन ने कामता नगर वर्तमान कूच बिहार को बंगाल में मिला लिया। उसने अराकान के राजा से चटगांव एवं टिप्परा विजित कर लिया। आगे देखें नुसरत शाह 1518 से 1533 ईस्वी। अलाउद्दीन हुसैन शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नसीब खां नुसरत शाह के नाम से सुल्तान बना। उसने तिरहुत पर अधिकार कर लिया था। भारत पर बाबर के आक्रमण के समय यही बंगाल का सुल्तान था। उसने बाबर के सम्मानपूर्वक शांति संधि की थी। उसने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिदों का निर्माण करवाया। नुसरत शाह ने भी महाभारत का बांग्ला अनुवाद करवाया था। 1531 ईस्वी में उसके निर्देश पर तैयार की गई सरफनामा पांडुलिपि में 9 दृष्टांत चित्र है, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक जो वो गयासुद्दीन महमूद शाह था। 1538 ईस्वी में उसको अपदस्थ कर शेर शाह सूरी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। महमूद शाह की मृत्यु हुमायूं के खेमे में एक भगोड़े के रूप में हुई। अंत में अकबर ने बंगाल को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। राजपूताना वंश पढ़ेंगे अब। राजपूताना राजस्थान अर्थात राजकुमारों का निवास स्थान की भूमि के विषय में कवि दुर्शाहाड़ा ने कहा है, जिन्होंने अपने घोड़े को कभी दाग नहीं लगने दिया, जिनकी तलवारें सदा उज्ज्वल रहीं तथा जिनका हृदय कभी शाही सेवा हेतु नहीं डिगा, वे महाराणा प्रताप का चंद्रसेन भारत के सिरमौर हैं, ठीक है। आगे मेवाड़, आगे देखते हैं मेवाड़। गुहिलौत वंश जो है मेवाड़ का था। गुहिलौत वंश सर्वाधिक समय तक एक प्रदेश पर शासन करने वाला संसार का यह एकमात्र राजवंश है। वर्तमान उदयपुर ही मध्यकाल में मेवाड़ के रूप में प्रसिद्ध था, ठीक है। जो आज का उदयपुर है उस समय जो था वो मेवाड़ था, ठीक है। देखिए आगे, उदयपुर के महाराणा
हिंदू आ सूरज कहलाते थे। ठीक है, हिंदू आ सूरज कहलाते थे। इस वंश का संस्थापक जो था वो गुहिल यानी गुहा दिव्य था। ठीक है, आगे नागदा गुहिलों की राजधानी थी। 13वीं सदी में जैत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को बनाया, क्योंकि सुल्तान इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण कर क्षति पहुंचाई थी। मेवाड़ का संस्थापक था गुहिलोत वंश के बप्पा रावल को माना जाता है। बप्पा का मूल नाम जो था वो काल भोज था, उसे रावल की उपाधि मिली थी। नागदा में बप्पा रावल की मृत्यु हुई, जहां उनकी समाधि है। ठीक है, आगे देखते हैं। अल्लट ने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया। चित्तौड़ से गहलोतों ने राणा रतन सिंह के समय तक शासन किया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को हटाकर चित्तौड़ से गुहिलोत वंश रावल शाखा का शासन समाप्त कर दिया। फिर चित्तौड़ सिसोदिया वंश के हाथों में चला गया। सिसोदिया गहलोतों की ही एक शाखा थी। ठीक है, सिसोदिया वंश के संस्थापक राणा हमीर जो थे वो 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी ने 1326 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चित्तौड़ जीत लिया। शुरुआती वर्षों में हमीर सिसोदा गांव की जागीर का स्वामी था। ठीक है, लेकिन चित्तौड़ पर अधिकार करते ही मेवाड़ पर उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया। उसके द्वारा सिसोदियों की स्थापित की गई सत्ता स्वतंत्र भारत की स्थापना तक चला। महाराणा कुंभा की रसिक प्रिया व कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों में सिंह के समान कहा गया है। उसका उत्तराधिकारी क्षेत्र सिंह 1364 ईस्वी से 1382 ईस्वी में हुआ। क्षेत्र सिंह ने मालवा के दिलावर खां गोरी को हराकर भविष्य में होने वाले मालवा मेवाड़ संघर्ष का सूत्रपात कर दिया। इस वंश के लक्ष्य सिंह या लाखा 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक एवं मोकल जो कि 1421 से 1433 ईस्वी ने मेवाड़ को राजस्थान की शक्तिशाली राज्य बना दिया। लाखा ने यानी लक्ष्य सिंह ने वृद्धावस्था में राठौर राजकुमारी हंसाबाई से विवाह कर लिया। ठीक है, लाखा यानी लक्ष्य सिंह के बड़े पुत्र राणा चूणा को प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि भविष्य में वह इस विवाह से उत्पन्न पुत्र यानी मोकल के पक्ष में सिंहासन त्याग देगा। ठीक है, इसी प्रतिज्ञा के कारण राणा चूणा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। मोकल ने माना पन्ना एवं विशाला नामक स्थापत्यकारों तथा वाणी विलास यानी कविराज योगेश्वर आदि को संरक्षण दिया। मोकल का पुत्र है वो कुंभकर्ण यानी राणा कुंभा था। राणा कुंभा, अब हम किसको पढ़ेंगे? राणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी। ठीक है, आइए देखते हैं। उपाधि थी वो कलश नृपति, हिंदू सुल्तान, नंदीकेश्वर अवतार, छाप गुरु, हाल गुरु, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, रायन, राणो रासो, नरपति, अश्वपति, गजपति, अभिनव भारताचार्य।
अभिनव भारताचार्य उसे स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है किसे? राणा कुंभा को। आगे देखते हैं। मेवाड़ को एक सिरमौर एवं मध्य भारत का प्रमुख राज्य बनाने का श्रेय राणा कुंभा को है। हमीर के चौथे वंशज कुंभा के समय मेवाड़ राज्य का विस्तार अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने मारवाड़, मालवा, बूंदी, कोटा, गुजरात आदि राज्यों के शासकों को पराजित किया। महमूद खिलजी प्रथम को सारंगपुर के युद्ध 1437 ईस्वी में बंदी बनाकर कुंभा चित्तौड़ लाया। 1456 ईस्वी में चांपानेर की संधि द्वारा मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने महाराणा कुंभा के खिलाफ एक संघर्ष बनाया था। आगे मालवा विजय के उपलक्ष्य में उसने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया। इस स्तंभ की प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि एवं महेश कवि थे। कीर्ति स्तंभ के निर्माता जैता एवं उसके दो पुत्र नापा एवं पुंजा थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कुत्ते लोग आज भी बहुत परेशान कर रहे हैं। स्तंभ को हिंदू देवशास्त्र एवं भारतीय मूर्ति कला का चित्रित शब्दकोश कहा गया है या कहा जाता है। आगे इस स्तंभ पर अरबी में अल्लाह शब्द तीसरी मंजिल पर 9 बार और 8वीं मंजिल पर 8 बार आया है। कुंभनगढ़ दुर्ग में देवी देवताओं की प्रतिमा गृह बनवाना चाहता था, परंतु असमय मृत्यु होने से उसका सपना अधूरा रह गया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना जो है 1460 ईस्वी में पूर्ण हुई। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचयिता कवि महेश था। कुंभा स्वयं में एक विद्वान व्यक्ति था। उसने गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका, संगीत रत्नाकर की टीका तथा चंडी शतक की व्याख्या लिखा। ठीक है, आगे कुंभा कुशल वीणावादक था। संगीत पर उसने 3 पुस्तकें लिखी, जिसमें संगीत मीमांसा, शूर्ण प्रबंध एवं संगीत राज थी। उसके दरबार में कन्ह व्यास ने एक लिंग महात्म्य की रचना की थी। ठीक है, कन्ह व्यास ने। ठीक है, आगे उसने सुप्रसिद्ध शिल्पी वास्तुकार सूत्रधार मंडन को संरक्षण दिया। कुंभलगढ़ के नवीन नगर का वह संस्थापक था। पन्ना धाय ने बालक उदय सिंह की बनवीर से जीवन रक्षा करने के लिए उसे कुंभलगढ़ के दुर्ग में ही छिपाया था। ठीक है, आगे कटारगढ़ कुंभलगढ़ का सबसे ऊंचा भाग तथा कुंभा का निजी आवास था। टॉड ने कुंभा की प्रशंसा में कहा है कि उसने एक बार पुनः मेवाड़ के लाल झंडे को घग्गर नदी के किनारे, जहां समरसी की पराजय हुई थी, खड़ा किया। वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामदास के अनुसार मेवाड़ की रक्षा के लिए बनाए गए 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों यानी कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़ आदि का निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया था। आगे कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा यानी 1468 से 73 ईस्वी ने कर शासक बन गया। राय उदा को उसके भाई रायमल 1473 ईस्वी से 1508 ईस्वी ने खदेड़ कर अगला शासक बना। उदा बहलोल लोदी के पास मदद हेतु चला गया। टाड के अनुसार इसके तुरंत बाद बिजली गिरने से उदा की उस समय मौत हो गई। जब वह बहलोल के दरबार से बाहर निकल रहा था, बहलोल लोदी ने
उदा के पुत्रों साहसमल और सूरजमल के साथ नाथद्वार के निकट सियाड़ के पड़ाव डाला। राजपूतों से हुए युद्ध में राणा रायमल के पुत्र छत्रसाल के नेतृत्व में राजपूतों ने लोदियों से टक्कर ली, लेकिन छत्रसाल की मृत्यु के बाद रायमल ने बहलोल से संधि कर ली। उसने बहलोल के नाम से सिक्के चित्तौड़ में जारी किया आगे और उसके नाम से खुतबा पढ़ना कबूल किया, परंतु बहलोल के मुँह फेरते ही राजपूत पुनः स्वतंत्र हो गए। 24 मई 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कुंभा का पोता राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा बना। इस समय उसकी आयु जो थी वो 27 वर्ष थी। राणा सांगा को हिंदू पथ के नाम से जाना जाता है। चंदेरी का मेदिनी राय मालवा के शासक महमूद द्वितीय के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए सांगा के दरबार में गया। अतः 1517 ईस्वी में राणा सांगा ने महमूद को बंदी बनाकर चित्तौड़ लाया। सांगा ने लोदियों से छटासू जीत लिया। तदुपरांत इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, परंतु राणा सांगा आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। परंतु राणा सांगा ने उसे 1517 ईस्वी में खटौली यानी बूंदी जिला में पराजित कर दिया। वीर विनोद अमर काव्य वंशावली एवं सूर्य वंशावली से राजपूतों की खतौली विजय की पुष्टि होती है। युद्ध में राजपूतों ने लोदी राजकुमार ग्यासुद्दीन को बंदी बना लिया था। ठीक है, खतौली युद्ध में ही राणा सांगा की भुजा कट गई और एक तीर ने उसे जिंदगी भर के लिए लंगड़ा कर दिया। सिकंदर लोदी ने धौलपुर के निकट गंभीरी नदी तट पर महलों का निर्माण करवाया था, जिसे सांगा ने जला दिया। धौलपुर में सांगा ने बंदी शहजादे ग्यासुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। आगे वाक़ियात ए मुस्तकी के लेखक के अनुसार इस अवसर पर सभी मुस्लिम अधिकारियों ने राम राम कहा। खतौली के पश्चात राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी एवं मियाँ माखन को धौलपुर के निकट 1518 ईस्वी में बारीग्राम यानी बाड़ी युद्ध में करारी शिकस्त दी। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी से एक बड़ा झलाका छीन लिया, जो उसने मेदिनी राय को सौंप दिया। राणा सांगा ने 1519 ईस्वी में गागरोन के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बनाकर चित्तौड़ लाया। आगे देखते हैं। 16 फरवरी 1527 ईस्वी को राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराकर बयाना यानी भरतपुर दुर्ग पर कब्जा किया। आगे बयाना विजय राणा सांगा की अंतिम विजय थी। सांगा ने बाबर के खिलाफ खुनवा युद्ध 1527 ईस्वी में महागठबंधन बनाया, जिसमें मेदिनी राव मालवा, महमूद लोदी, सिकंदर लोदी का पुत्र के साथ लगभग सभी राजपूत शासकों ने राणा का साथ दिया। आगे मारवाड़ का राव गंगा खुद तो सम्मिलित नहीं हुआ, लेकिन मेड़ता के रायमल और रतन सिंह के अधीन एक टुकड़ी भेजी थी। जनवरी 1528 ईस्वी में इस वीर योद्धा की मृत्यु उसके सरदारों द्वारा दिए गए जहर से हुई, क्योंकि वे राणा का बाबर के खिलाफ फिर से युद्ध शुरू किए जाने की नीति को आत्मघाती कदम मानते थे। आगे सांगा का निधन
कालपी में हुआ। ठीक है, उसकी समाधि जो है वो मांडलगढ़ यानी भीलवाड़ा में है। रश रशब्रुक विलियम रशब्रुक विलियम के अनुसार खानवा में हारने के बाद हिंदुस्तान की राजनीति के अखाड़े में प्रधान कारक के रूप में मेवाड़ की हैसियत खत्म हो गई। मतलब मेवाड़ की हैसियत जो है ना वो खानवा के युद्ध में ख़त्म हो गई। सीधी सी बात यह है। बताया जाता है कि 100 युद्धों को लड़ने वाले सांगा के शरीर पर 80 घावों के निशान थे। बाप रे बाप। इसी कारण उसे सैनिकों का भग्नावशेष भग्नावशेष कहा जाता था। राजस्थानी ख्यात के अनुसार हुमायूं को चित्तौड़ की हांडी रानी कर्णावती यानी कर्मवती ने अपना भाई माना और राखी के तौर पर अपना एक कंगन भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध मदद मांगी थी। हालांकि इससे पूर्व ही राणा सांगा की विधवा पद्मावती ने बाबर के पास दूत भेजकर अपने बेटे विक्रमाजित के लिए उसका समर्थन मांगा था। 1535 ईस्वी में बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय रानी कर्मवती, जो कि कर्णावती के नाम से भी जानी जाती थी, ने जौहर किया। तदुपरांत चित्तौड़ का दूसरा शाका संपन्न हुआ था। ठीक है, यही चित्तौड़ में जौहर करती हैं। दूसरा शाका संपन्न हुआ है। चित्तौड़ का पहला शाका जो था वो 1303 ईस्वी में राणा रतन सिंह के समय हुआ था। ठीक है, आगे 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य की हत्या कर दासी पुत्र बनवीर मेवाड़ का शासक बना। बलिदान व स्वामी भक्ति के लिए इतिहास प्रसिद्ध पन्नाधाय ने बनवीर के उदय सिंह की हत्या के प्रयास को अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर विफल कर दिया है। आगे 1537 ईस्वी में उदय सिंह का कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। उसने 1559 ईस्वी में उदयपुर की नींव डाली। जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ के अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आगे पढ़ते हैं। आगे है मारवाड़। ठीक है, संस्थापक था वो चूड़ा था। राजधानी जो थी वो जोधपुर थी। सिवाड़ा दुर्ग था। देखते हैं, मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली कहलाती है। जो सिवाड़ा दुर्ग है वो मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली कहलाती है, क्योंकि संकट के समय मारवाड़ के शासक जो हैं इसी दुर्ग में शरण लेते थे, छुपते थे। के आगे देखते हैं, मारवाड़ के राठौर संभवतः प्राचीन राष्ट्रकूटों के वंशज थे। ठीक है, जोधपुर राज्य का मूल पुरुष सिंहा था। देवल के लेख से ज्ञात होता है कि 1273 ईस्वी में सिंहा की मृत्यु हुई थी। इसी लेख से राठौरों के इतिहास की निश्चित तिथि का बोध होता है। लेख के ऊपरी भाग से युद्धरत अश्वारोही सिंहा की मूर्ति भी है। ठीक है, प्रारंभ में राठौरों का राज्य जो है वो विस्तार पाली के आसपास ही सीमित था। 1394 ईस्वी में रावचूड़ा यानी 1384 से 1423 ईस्वी ने मारवाड़ राज्य की नींव डाली। रावचूड़ा ने ही मारवाड़ राज्य की नींव डाली। जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर दुर्ग का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने मांडोर पर अधिकार किया। इसके पश्चात जो है रणमल 1427 ईस्वी से 1438 ईस्वी और जोधा जो है 1438 से 1489 मतलब 1489। ठीक है, तक शासक बादशाह की उपाधि दी थी। ठीक है, सॉरी गलत पढ़ दिए कुछ, शासक बने।
ये सही है, शासक बने। राव जोधा के पांचवें पुत्र राव बीका ने 1465 ईस्वी में बीकानेर राज्य की नींव डाली थी। औरंगजेब ने बीकानेर के करण सिंह को जंगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। ठीक है, जंगलधर बादशाह की उपाधि करण सिंह को किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दिया था। ठीक है, आगे सूजा के समय मारवाड़ के प्रगति की, ठीक है, मतलब उन्नति हुआ, प्रगति बोलो उन्नति बोलो एक ही बात है। आगे देखते हैं, आगे है शेर शाह के समय मारवाड़ का शासक जो था वो मालदेव था। वह मारवाड़ का सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ। उसे हसमत वाला राजा भी कहा जाता था। ठीक है, कौन सा? हसमत वाला राजा भी कहा जाता था। उसका शासन जो है वो मारवाड़ के उत्कर्ष का चरम था। जैता एवं कुंपा मालदेव के दो प्रसिद्ध सेनानायक थे जिन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में शेर शाह के विरुद्ध मोर्चा लिया। मालदेव ने बड़ी मात्रा में राजपूत सरदारों को पट्टे या पट्टेदारी प्रथा देने की शुरुआत की। मालदेव ने उमादे से विवाह किया था जिसे रूठी रानी उमादे भी कहा जाता है। ठीक है, कनकबाई एवं लालबाई मालदेव की पुत्री थी। कनकबाई का विवाह जो है वो गुजरात के सुल्तान महमूद के साथ और लालबाई का जो विवाह है वो शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह से हुआ था। मारवाड़ ने अकबर के समय मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। मालदेव ने चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, लेकिन उसका बड़ा भाई जो है वो रामचंद्र सहायता के लिए अकबर के पास चला गया। रामचंद्र को जोधपुर का शासक बना दिया गया, परंतु तत्काल ही चंद्रसेन ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, अकबर ने 1563 ईस्वी से एक लंबी अवधि तक जोधपुर का खालसा के अंतर्गत रखा, क्योंकि चंद्रसेन के खिलाफ एक लंबी लड़ाई चली थी। ठीक है, अकबर ने 3 नवंबर 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया। अकाल निदान हेतु उसने नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। नागौर दरबार में जैसलमेर के नरेश हरहाय, बीकानेर नरेश राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। चंद्रसेन अकबर के व्यवहार एवं उदय सिंह को देखकर नागौर दरबार छोड़कर वहां से वापस चला गया। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, विस्तृत नायक या भूला बिसरा राजा यानी द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़ बोल रहे हैं, द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़ कहा जाता है। जोधपुर के शासक चंद्रसेन तथा बीकानेर के शासक राय कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वप्रथम अकबर ने ही मारवाड़ यानी जोधपुर के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप कर चंद्रसेन को हटाकर अपने मनपसंद व्यक्ति रामराव को बैठाया। आगे देखते हैं। ऐसा ही काम जहांगीर ने बीकानेर में किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1604 ईस्वी में उदय सिंह के पुत्र सूर सिंह 1595 से 1619 ईस्वी की वीरता से प्रसन्न होकर अकबर ने उसे सवाई राजा की उपाधि दी। उसके पुत्र राव गजसिंह 1619 ईस्वी से 1638 ईस्वी को जहांगीर ने दलथनभन की उपाधि तथा छोड़ो की शाही दाग से मुक्ति प्रदान की। शाहजहां ने जोधपुर में अमर सिंह के दावे को अनदेखा करके उसके छोटे भाई
जसवंत सिंह 1638 ईस्वी से 78 ईस्वी आगे को यहाँ पर कर लेते हैं। 78 ईस्वी को आगरा टीका दे दिया। जसवंत सिंह मारवाड़ का एकमात्र शासक था जिसका राज्य अभिषेक जो है वो मारवाड़ से बाहर आगरा में हुआ था। ठीक है। जसवंत सिंह को औरंगजेब ने 7000 मनसब का पद दिया था। उत्तराधिकार युद्ध के दरमत युद्ध में 1658 ईस्वी दरमत युद्ध में 1658 ईस्वी में जसवंत सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध दारा का साथ दिया था। दूसरे व गुप्त रूप से शिवाजी की भी मदद करता था। यही कारण है कि 28 नवंबर 1678 ईस्वी में जब जमरूद यानी अफगानिस्तान में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है। कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है। जसवंत सिंह का पुत्र जो अजीत सिंह हुआ, जिसे औरंगजेब ने मारवाड़ का शासक स्वीकार नहीं किया, मारवाड़ का प्रसिद्ध प्रधानमंत्री दुर्गा दास राठौर हुआ, जिसे राठौरों की वीरता का पुष्प मारवाड़ का अड़बिंदिया मोती व मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। उसे जेम्स टॉड ने राठौरों का यूलिसिस कहा है। दुर्गादास आशकरण का पुत्र था। मारवाड़ में एक उक्ति प्रचलित है, मायन ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। मायन ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। उसने मुगलों से चौथ की वसूली की थी। बहादुर शाह प्रथम ने सर्वप्रथम अजीत सिंह को शासक के रूप में मान्यता दिया। इतिहासकार गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह जो है वो मुगल बादशाह फखरुसियर से किया था। अरे भैया किससे कर दिया रे, मूर्खों का मूर्ख, कहाँ पागल है। अजीत सिंह ने फुट्टे किया है, सबसे कायर था ये। फखरुसियर की मृत्यु के पश्चात वह पुनः जोधपुर आकर हिंदू बनेगी ना। ऐसे बेवकूफ़ व्यक्तियों से अगर विवाह होगा तो क्या होगा, ये ना होगा। वह एकमात्र राजपूत राजकुमारी थी जो मुगल हरम में से लौटी थी। अजीत सिंह की हत्या जो है उसके पुत्र ने ही कर दी थी। आगे देखते हैं उड़ीसा के राजवंश। आगे है उड़ीसा के राजवंश। दामोदर दार जो है और वैतरणी नदियों के बीच एक छोटा सा भाग था, ओड्र। ठीक है। इसी ओड्र से उड़ीसा नाम उत्पन्न हुआ है। ओड्र तोसली यानी कोनगद एवं कलिंग, लांगुलिया एवं गोदावरी के बीच का क्षेत्र को सम्मिलित रूप से त्रिकलिंग की संज्ञा दी गई थी। तोसली यानी धौली, समापा यानी जौगड़, तंसुली, दंतपुर, कलिंग, पीठापुरम यानी प्राचीन कलिंग की राजधानी पीठापुरम, चरित्रनगर यानी जिसकी हेनसांग ने अत्यधिक प्रशंसा की है, वही चरित्रनगर आदि प्राचीन काल में उड़ीसा के समृद्ध नगर थे। ये सब उड़ीसा के जो थे वो समृद्ध नगर थे। ठीक है। स्मार्ट सिटी भी बोल सकते हो भाई, स्मार्ट सिटी है तो समृद्ध रहेगा ही। आगे देखते हैं राजवंश। पूर्व मध्यकाल से लेकर मध्यकाल तक उड़ीसा में क्रमशः शैलोदभव वंश, भौमकर या कर वंश, भज्ज वंश, सोम वंश,
गंग वंश एवं गजपति वंश का शासन रहा। 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक उड़ीसा के मध्य भाग में शैलोदभव वंश का शासन रहा। शैलोदभव नामक व्यक्ति इस वंश का संस्थापक था। शैलोदभव वंश के राजाओं ने नामों का अंत भीत से होता था, जैसे सैन्य भीत। माधवराज द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। आगे देखते हैं, ठीक है, हम बड़ा कर लेते हैं। हाँ, इसके पश्चात उड़ीसा में भौमकर वंश का शासन लगभग 1000 ईस्वी तक चला। भौम वंश अपनी उत्पत्ति भूमि से मानते थे। इस वंश के विषय में प्रसिद्ध है कि कुल में 18 शासक हुए, जिसमें 1/3 महिला शासिका थी। महिलाओं को इसमें उन्नति थी इसके वंश में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 महिला शासिकाएं क्रमशः बैठी, मतलब लगातार 4 महिला शासकाएं बैठी। पहली गौरी देवी थी, फिर दंडी थी, फिर बकुला देवी थी एवं धर्म देवी थी। ये क्रम से बैठी थी। ये शासिकाएं जो है वो परम भट्टारिका एवं महाराजाधिराज परमेश्वरी की उपाधि धारण की थी, ठीक है, करती थी। मतलब ये परम भट्टारिका एवं महाराजाधिराज परमेश्वरी की भी उपाधियाँ धारण करती थी। भौमकरों का शासनकाल जो है वो उड़ीसा के इतिहास का स्वर्ण युग था। उत्कल के सोमवंशीय शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे, ठीक है, वो किसका? त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। गंग वंश, इनको पूर्वी गंग या उड़ीसा का गंग कहा जाता था। उनके अभिलेखों में उनका संबंध जो है मैसूर के गंगों से स्थापित किया गया है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक अनंत वर्मा चोंडगंग 1076 से 1148 ईस्वी में हुआ। उसकी बराबरी में उड़ीसा के इतिहास में केवल खारवेल का ही साम्राज्य था। वह चोल राजकुमारी राजसुंदरी का पुत्र था। उसके प्रारंभिक समय में कुलोत्तुंग प्रथम के सेनापति करुणाकर ने लगभग सारा कलिंग जीत लिया था, परंतु शीघ्र ही अनंत वर्मा चोलों के दबाव से मुक्त हो गया। उसने त्रिकलिंगाधिपति और गंग चूड़ामणि की उपाधि धारण की। उसके अभिलेख जो है वो विशाखापट्टनम तक मिलते हैं। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माता है वो अनंत वर्मन चोंडगंग था, ठीक है। उड़ीसा के पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर का निर्माता है वो अनंत वर्मन चोंडगंग था। आगे देखते हैं, आगे है, यहाँ से पढ़ते हैं। ग्यासुद्दीन तुगलक के काल में सर्वप्रथम जाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण हुआ। तदुपरांत बंगाल अभियान के दौरान 1359 ईस्वी से 60 ईस्वी में फिरोज तुगलक ने उड़ीसा के जाजनगर पर हमला किया। उसने शासक से कर प्राप्त किया और जगन्नाथ मंदिर को अपवित्र कर दिया था। मोटे तौर पर उड़ीसा में 15वीं शताब्दी के मध्य तक गंग वंश का शासन रहा, ठीक है। आगे नरसिंह देव प्रथम 1238 से 1264 ईस्वी तक थे, भी योग्य गंग शासक थे, ठीक है। नरसिंह देव प्रथम जो थे वो एक योग्य गंग शासक थे। आगे उसने पुरी में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। नरसिंह देव प्रथम ही
पुरी में जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। ये सब इम्पोर्टेंट लाइन है, आप लोग याद रख के लीजिएगा। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अनंत वर्मन चोंडगंग ने करवाया था। और ये तुम्हारा उड़ीसा में पुरी में जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? वो नरसिंह देव प्रथम बनवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस मंदिर को काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ काला पैगोडा लिखा है, ब्लैक पैगोडा या काला चैत्य भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा अगर आप लोग देख रहे हो तो। आगे अगर नोट्स बना रहे हैं जितने लोग तो प्लीज़ आप लोग अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। मंदिर में सूर्य के 7 अश्वों को मूर्ति के रूप में तथा 12 ऋषियों को बाहर महाचक्र के रूप में, ठीक है, प्रदर्शित किया गया है। इस मंदिर के विषय में प्रचलित है कि यहाँ पर आने से कोढ़ रोग से मुक्ति प्राप्त होती है। जिनको कोढ़ हो जाता है ना, उस रोग से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। नरसिंह देव ने कोढ़ से मुक्त होने पर ही सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कोणार्क, इसीलिए इसका नाम कोणार्क रखा गया। कोणार्क मंदिर का स्थापत्यकार सदाशिव सामंतराय था। सदाशिव सामंतराय था, जो मतलब इसको बनवाने का मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लिया था, स्थापत्यकार था, मतलब बनाया था वो तुम्हारा सदाशिव सामंतराय था। आगे सोमवंशी एवं गंगवंशी शासकों के समय भी मंदिर निर्माण हुए। इसमें लिंगराज मंदिर पूर्ण विकसित नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ के अन्य मंदिरों में राज रानी मंदिर था, अनंत वासुदेव मंदिर एवं वैताल देवल है। वैताल देवल मंदिर का शिखर जो है वो द्रविड़ शैली का है। आगे हम पढ़ते हैं गजपति वंश, और इसी के संग जो है ये जो है आपका प्रांतीय राज्य जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं गजपति वंश। संस्थापक इसका था कपिलेंद्र 1434 ईस्वी से 35 ईस्वी में सूर्यवंशी कपिलेंद्र ने गंग वंश को उखाड़ फेंका। कपिलेंद्र योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। अपने राज्य को उसने गंगा से कावेरी तक विस्तृत किया था। उसने विजयनगर से उदयगिरी एवं कांची विजित किया था। अगले शासक पुरुषोत्तम जो है 1470 ईस्वी से 1497 ईस्वी को शालू नरसिंह ने पराजित कर उससे वो भाग विजित कर लिया था जो कि गोदावरी के दक्षिण में पड़ता था। पुरुषोत्तम का उत्तराधिकारी प्रताप रुद्र देव 1497 से 1540 ईस्वी तक शासन किया था हुआ। ठीक है, उत्तराधिकारी हुआ। उसे चैतन्य का समकालीन एवं शिष्य बताया जाता है। बताया तो यहाँ तक जाता है कि उड़ीसा का राजनीतिक पतन चैतन्य द्वारा प्रचारित वैष्णव धर्म के फलस्वरूप हुआ था। प्रताप रुद्र देव विजयनगर के कृष्णदेव राय से 3 बार हारा था। इतना हार गया भाई। अंत में अपनी पुत्री का जो विवाह है उससे करके उनसे समझौता कर लिया। 1541 ईस्वी में गजपति वंश को भोई वंश ने उखाड़ फेंका। ठीक है, भोई लेखक जाति का था। ठीक है, भोई जो था वो लेखक जाति का था। अंत में 1592 ईस्वी में बिहार के सूबेदार मान सिंह ने उड़ीसा विजित कर उसे मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आज हमारा ये प्रांतीय राज्य समाप्त होता है दोस्तों। और अब जो है हम चैप्टर 11 लाएंगे जो कि मुगल वंश होगा। ठीक है दोस्तों, तो मुगल वंश में लगभग हमारे थोड़े ज़्यादा पार्ट्स रहेंगे, तो प्लीज़ आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों। और जितने लोगों ने भी वीडियो को देखा है प्लीज़
लाइक का बटन दबा दें दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिए। आप सभी लोगों से अनुरोध है, और सब्सक्राइब करना जितनी भी नए यूज़र है वो ना भूलें, और बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरे आने वाले जितनी भी न्यू वीडियोज़ है वो आप सभी लोगों को उचित समय पर मिल सके। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रोज़ वीडियो डालूँ, और मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोगों का यह दायित्व बनता है कि आप सभी लोग कम से कम लाइक करें और शेयर कर दें दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय दोस्तों, हैव अ गुड डे। थैंक यू दोस्तों।